ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने ये कर ली तो 12 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, उन्हें कोई आने से रोक नहीं सकता वो आपके। और क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पूरी ही बुक में थ्योरम नंबर 6.1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चांसेस, इसके पेपर में आने के चांसेस 100% हैं। तो ये बात मैं खुले तौर पर कह देता हूं, जो आज मैं आपको पेपर बता रहा हूं इनमें से ही आपका पेपर बनेगा और श्योरिटी के साथ आपके 95% मार्क्स आपके आने ही वाले हैं, अगर आपने मेरे द्वारा बताया हुआ पेपर अगर कर लिया है तब। साथ में क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का क्वेश्चन आपको अपने पेपर में 90% चांसेस हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए पर के 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आप इनको कर लें, रट लें, जो मर्जी चाहें वो कर लें, लेकिन इनको कर जरूर लें। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स बोर्ड का 2024 का पेपर बताने वाला हूं। पेपर कैसा होगा और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट एज इट इज देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब पूरा का पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मैं आपको पूरा का पूरा 2023-2024 का पेपर बता दूंगा। और ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ खुले तौर पर बता देता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं अगर वो आपने कर लिए तो आपके 95+% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसमें से 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसमें प्रूव करना होगा कि √2 या √3 या √5 इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें इरेशनल प्रूव करने को देखने को पेपर में मिलने ही वाला है। तो ये क्वेश्चंस जो ऊपर के 3 क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आप इनको कर लें, रट लें, जो मर्जी चाहें वो कर लें, लेकिन इनको कर जरूर लें। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप यूजिंग फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले पर हमें एक क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में मिले या शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर में से ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 इन दोनों में से 2 और 7 क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है जो आप करके ही जाना, ये आपको देखने को पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। और एग्जाम्पल नंबर 11 भी आप कर लेना। ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक से है, आप इसको अपनी बुक में या कॉपी में टिक जरूर कर लें। चैप्टर नंबर 1 में जो डिलीटेड पार्ट है ये मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 ये आप करना ही मत, इनको छूना ही मत, क्योंकि इसमें से हमें देखने को मिलेगा ही नहीं एक भी क्वेश्चन, तो हमें अपना टाइम वेस्ट करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि अब तो टाइम हमारे पास बचा ही नहीं है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसमें से हमें 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये आप श्योरिटी के साथ इसको पढ़ लीजिए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किस हिसाब से देखने को मिलेगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 या फिर x² - 3। इसको हमें इसके जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हमें इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जो होता है अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा = c/a। ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करने को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ये जीरोज कोई भी वो नंबर्स इनके डिजिट्स चेंज कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में देखने को मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये केवल स्टैंडर्ड वाले को देखने को मिलेगा। देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 + 5x + 5x²। इसकी जगह कोई दूसरी पॉलिनोमियल भी दे सकते हैं और इनमें से कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा, अल्फा की क्यूब + बीटा क्यूब, α² + β² या फिर 1/α + 1/β। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा इनवर्स + बीटा इनवर्स और
नेक्स्ट डी जो पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको हमें इनके जो जीरोस दे दिए जाएंगे और इन वैल्यू में पुट करके और इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। और साथ में चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको डिलीटेड एक्सरसाइज भी बता देता हूं। 2.3 एंड 2.4 हमें करनी ही नहीं है और साथ में एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमें एनसीईआरटी ने ही डिलीट करवा दिया है, इसको हमें छूना ही नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 हमें नहीं करनी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। हमें ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर हाल में करके ही जाना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमें अपने पेपर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगी। और ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए खासकर, वो आपको करके ही जानी है। नंबर से रिलेटेड, एज एंड फिक्स्ड चार्ज से रिलेटेड जितने भी हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो हमें कर लेने हैं। साथ में एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 और 5 कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 और साथ में ये 6 जो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ही जाना। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में 3 और 5 भी आप कर लेना। एक्सरसाइज 3.5, 3.6, 3.7 ये तीनों ही एक्सरसाइज रिलेटेड है, इनको बिल्कुल मत छूना। और एग्जाम्पल नंबर 11 और 13 भी आप अपने पेपर की तैयारी के लिए कर लेना। साथ में क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में 90% चांसेस हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको भी मत छोड़कर जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस की हमें कंडीशन लगानी है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 3x + y = 1, 2k - 1, x + k - 1, y = 2k + 1। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस तो 100% हैं इस चैप्टर में से, तो आप इसको जरूर कर जाना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से हमें 6 से 7 मार्क्स का हमें पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। एक एक करके 2 और -3 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, 2 इक्वेशन हमारी बन जाएंगी। उसको हम किसी भी एक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। साथ में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें ये कंडीशन दी जाएगी कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फॉर्मूला है x = -b + √b² - 4ac/2a, इसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको आप बिल्कुल करके जरूर जाइएगा। इनमें से ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात मैं खुले तौर पर कह देता हूं, जो आज मैं आपको पेपर बता रहा हूं, इनमें से ही आपका पेपर बनेगा और श्योरिटी के साथ आपके 95% मार्क्स आपके आने ही वाले हैं, अगर आपने मेरे द्वारा बताया हुआ पेपर अगर कर लिया है तब। चैप्टर नंबर 4 में नेचर ऑफ रूट्स पूछे जाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें जो 3 कंडीशंस हैं, d = b² - 4ac, जहां पर जो है d है वो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। इसमें जो नेचर है वो फर्स्ट है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर b² - 4ac > 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। 2 इक्वल रूट्स तब होंगे जब b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, और नो रियल रूट्स तब होंगे जब b² - 4ac < 0 हो जाए। तो ये नेचर ऑफ रूट्स है, इनको आप जरूर करके जाइएगा। एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्यूशन भी फाइंड करना है।
इसमें हमें जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, इसमें हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें केवल इक्वेशन बनाने को दी जाएंगी। हमारे जो एनसीईआरटी में है केवल इक्वेशन बनाने को दी गई हैं, लेकिन आपको सिर्फ इक्वेशन तक ही नहीं रुकना है, उसके सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस खुले तौर पर अच्छे तरीके से कर जाना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 1, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको तो आप करके ही जाइएगा। और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 11 ये आप कर लीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो ये वही इंपॉर्टेंट है जो आप पूछते हैं। साथ में एग्जाम्पल्स तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सीबीएसई जो बोर्ड है, ये एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाकर आपको देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 18 आप जरूर कर लीजिएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, जो मैंने नेचर्स आपको यहाँ कंडीशंस बताई थी, इन्हीं पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए ये कंडीशन दे दी जाएंगी कि एक कंडीशन इसमें से दे दी जाएगी, कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो ये वाली कंडीशन लगाकर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इन दोनों क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस है ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप करके जरूर जाइएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें से हमें 4 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है और एक केस स्टडी इसी चैप्टर में से हमें आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडी से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर लूंगा। साथ में चैप्टर नंबर 5 में जो फॉर्मूले हैं उन पर ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से ये 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसका फर्स्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस आता है, d इजिकल टू होता है a2 माइनस a1। अगर सम निकालने पूछा जाए तो सम का फॉर्मूला है s इजिकल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हो जाएंगे। बस ये 2 फॉर्मूले आपको कर लेने हैं। इसमें ही यही फॉर्मूला है, क्योंकि ए एन की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1d, तो इनकी जगह हम a n रख देंगे, तो s इजिकल टू n/2 a प्लस a n। a n को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसलिए a n की जगह लास्ट टर्म भी हम रख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, s इजिकल टू n/2 a प्लस l। अगर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, तो अगर सम ऑफ डी एपी पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, जरूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.3 में भी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। साथ में एग्जाम्पल्स में 3, 7, 8, 10, 12, 14 और 16 ये क्वेश्चंस भी आप जरूर करके चले जाइए। तो बच्चों अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। इसमें हमारा 8 से 9 मार्क्स का पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इसमें क्या पूरी ही बुक में थ्योरम नंबर 6.1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चांसेस, इसके पेपर में आने के चांसेस 100% हैं। तो आप इसका स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं 2 नंबर में। इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन ये आएगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बीपीटी थ्योरम, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other 2 sides in distinct points, the other 2 sides are divided in the same ratio। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। और साथ में थ्योरम नंबर 6.1 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगी, इसमें आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना होगा। थ्योरम नंबर 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये थ्योरम नहीं आती है 6.1 तो 6.2 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा जाएगा, फाइंड द मिसिंग लेंथ यूजिंग बीपीटी। बीपीटी थ्योरम का यूज करके एक कोई भी मिसिंग लेंथ दे दी जाएगी, उसको आपको फाइंड करना होगा। फिर प्रूविंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रूविंग में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 10 ये इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 10 एंड 12 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर इसको करके जाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स नंबर 1 जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल जरूर से करके जाइएगा। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 6.3, 6.4, इसको भी आप एक बार जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। और अब रिलेटेड पोर्शन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.4, 6.5, 6.6 तीनों ही एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीटेड है, तो इनको तो आप बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। इसमें आपको 5 से 6 मार्क्स का आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और एक 1 केस स्टडी भी आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगी। इसमें ये पूरी की पूरा चैप्टर डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के ऊपर डिपेंड है, तो ये दोनों फार्मूले आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर डिस्टेंस फार्मूला जो है डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से पूछ ली जाए तो फार्मूला होगा √(x² + y²। ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब चलते हैं सेक्शन फार्मूला में। सेक्शन फार्मूला में 2 पॉइंट्स दिए होंगे P और Q, इसके बीच में एक पॉइंट होगा R, तो उसके हमें पॉइंट्स निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आपसे पूछ ले जाएंगे। ये M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये कर रहा है ये पॉइंट इस पूरी लाइन को, तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। x, y = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, M1 + M2 + M2y1 M1 + M2, ये आपको जरूर याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अगर यही पॉइंट जो है बिल्कुल मिड में दिया हो तो M1 M2 के इक्वल हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में M1 = M2 अगर रखें तो M2 की जगह हम M1 रखते हैं, तो M1x2 M2 की जगह M1 पुट कीजिएगा, M1x1 अपॉन M1 + M2 की जगह फिर से M1 पुट करना, M1, इसी तरह यहाँ पर भी M1/2 + M2 की जगह M1/1 अपॉन M1 + M1। यहाँ पर M1 कॉमन आ जाएगा, हमने M1 कॉमन ले लिया है और M1 + M1 होता है 2M1। ऐसे ही यहाँ पर भी M1 + M1 2M1, 2M1 से M1 कट आउट हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से भी M1 से M1 कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। डायरेक्ट अगर मिड पॉइंट फार्मूला पूछा जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, x, y = x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अब चलते हैं जो हमारे MCQs में जो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस के कोई पॉइंट पूछे तो x, 0, यहाँ पर जो है y = 0 होता है, क्योंकि कोई भी जो पॉइंट होता है वो होता है x, y। यहाँ पर पहले x लिखा जाता है, बाद में y। तो यहाँ पर क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस पूछ रहा है तो x एक्सिस पर तो x होगा, और लेकिन x एक्सिस पर y 0 होता है, तो हमने y 0 रखा, तो x, 0। ऐसे यहाँ पर भी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पूछे जाए तो यहाँ पर x जो है 0 होता है, तो x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0, y। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs में, ये दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 7, 9 और 10 इनको आप जरूर करके जाइएगा। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको तो आप जरूर करके जाइएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से करके जाइएगा। अब चलते हैं डिलीटेड पोर्शन की तरफ। हमारी जो एक्सरसाइज 7.3, 7.4 कंप्लीटली डिलीटेड है, इसलिए आपको ये करनी नहीं है। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से आपको 6 to 7 मार्क्स का आपको जरूर देखने को मिलेगा, और इसमें ये वैसे तो चैप्टर ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो इससे ज़्यादा आसान भी कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, और एक पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² ये भी आप याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक 90 डिग्री होता है और एक एंगल दिया होता है, तब हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा ये फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। साइन थीटा = होता है p/h, कोस थीटा = होता है b/h, टेन थीटा = होता है p/b। p होता है परपेंडिकुलर, b होता है बेस और h होता है हाइपोटेनियस। अब चलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस की तरफ। रेसिप्रोकल रिलेशंस में क्या है, साइन थीटा = होता है 1/cosec थीटा,
साथ में कोजेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम इसके अपॉन 1 लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोजेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 की 1 से करेंगे 1, तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाएगा, अपन 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला ये रेडी हो गया। और tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इसलिए इस यहाँ पर भी अपन 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एक फॉर्मूला ये हमारा रेडी है, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर आता है कोसेंट रिलेशंस की तरफ। कोसेंट रिलेशनशिप में tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए sin थीटा अपॉन cos थीटा का cot थीटा जो हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन्हीं से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, एक फॉर्मूला आप ये लर्न कर लीजिएगा। साथ में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला रेडी कर लीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोजेक स्क्वायर थीटा, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये याद कर लिया है तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और इसमें हमें 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आप इजीली गेन कर लेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। साथ में एक क्वेश्चन ये रहा, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि गिवन होगा साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 एंड कोस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप का क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप साइड बुक से भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। यहाँ भी हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा और अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड, इनके सॉल्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो जरूर लाऊंगा। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 और 15 ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 8, 13, 14, 15 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, इनको अच्छे से आप कर लेना। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 10 दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से कर ही जाना। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे के सारे आप पार्ट्स अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ईजी हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस एक बार आप जरूर कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 5 के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 और 7 पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज जो हमारी रिलेटेड है उनकी तरफ। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 तो करनी ही नहीं है, इसलिए ये आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 पर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको 5 मार्क्स तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे और एक केस स्टडी इसमें से आपको देखने को मिलती है। तो चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड बात होती है, तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है। अगर हम नीचे से देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये दो वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये हो सकता है क्वेश्चन में दे दी जाए और ना दी जाए, तो इनकी वैल्यू रखकर आप इनका आंसर निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। ये बड़ा आसान है, बस आप एक लाइन याद कर लीजिएगा। साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसके रिवर्स से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1
फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 0 ऊपर आएगा, 1 नीचे, डिवाइड कर दीजिएगा इनको, 0/1 0। ऐसे इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। ऐसे इसको डिवाइड करिएगा, 1/√2 से 1/√2 पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, √3/1 इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 60 की। tan 90 की वैल्यू होती है tan 90 = 1/0। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। अब cot थीटा निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखना स्टार्ट कर दें। इधर से राइट हैंड साइड से इन्फिनिटी, √3, फिर 1/√3 0। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2/√3। ऐसे ही 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, और 1/2 का करेंगे 2, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आ जाएगा इन्फिनिटी। कोजेक थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, sin थीटा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, ऐसे 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये आपकी टेबल अच्छे से आप पेपर में जाकर बना लीजिएगा पेपर स्टार्ट होने से पहले। तो आप जो है इनकी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बना लेंगे तो इसमें से देखकर उनकी वैल्यू पुट करके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5, 6 और 7, लेकिन जो मैंने ब्रैकेट रेक्टेंगल में क्लोज कर रखे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 7। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ में 8, 10 और 12 इनको तो आप बिल्कुल मिस मत करना, इनको जरूर करके जाना। इसमें एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 16 डिलीटेड है, इसको आप छूना भी मत, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो है सर्किल्स। इसमें हमें 7 मार्क्स का जरूर देखने को मिलेगा। थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2, इनको इन दोनों में से एक थ्योरम आपको जरूर देखने मिलेगी। एक मैंने थ्योरम नंबर 6.1 बताई थी और 6.2 बताई थी, एक 2 थ्योरम ये बता रहा हूँ, थ्योरम नंबर 10.1, 10.2। अगर आपने ये कर ली तो 12 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, उन्हें कोई आने से रोक नहीं सकता, वो आपके बिल्कुल श्योर है, ये तो जरूर करके जाइएगा। थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.2। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मिस मत करना। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB + CD = AD + BC। बच्चों, मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेंगे आपके 95 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आप यकीन कीजिए, इनको जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स देखें 1, 2 और 3, इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, और जो रेक्टेंगल में क्लोज करें उनको आप जरूर प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। एक्सरसाइज 10.1 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ये आप करके जाना। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 10 और 9, ये आप जरूर करके जाना। और जो ये रेक्टेंगल में क्लोज है क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11, 10 और 9, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। NCERT CBSE जो है इसको बार बार रिपीट करता है इनमें से ही क्वेश्चंस, तो इसी अकॉर्डिंग मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया है। मैंने CBSE के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, तब जाकर मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इनको आप अच्छे से कर लेना, जो भी मैंने रेक्टेंगल में क्लोज करा है, क्योंकि ये CBSE बार बार रिपीटेड इन्हीं क्वेश्चंस को पेपर में एज इट इज देता है। अगर जो बच्चे लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उनके 95, 96, 97, 98 यानी 100 में से 100 भी आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 के बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको आप मत करना बिल्कुल भी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमें 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 4 to 5 मार्क्स का इसमें से जरूर आता है। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। एरिया ऑफ राइट
एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है इसका आधा कर दे 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल इसका आधा कर दें, अगर अपन में 2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई आर बचेगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल सेमी सर्किल होता है पाई आर। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्किल्स, 2 सर्किल्स अगर हो उनका जो अगर एरिया निकालना हो तो हमें जो ये शेडेड पोर्शन है अगर इसका एरिया निकालना है, छोटे वाले जो सर्किल है स्मॉल सर्किल उसकी रेडियस स्मॉल आर है और जो बिग सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इस बार पूरे बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो जो इनक्लोज्ड एरिया है ये वाला शेडेड पोर्शन का ये एरिया हमारा निकल आता है। तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा तो जो इनक्लोज्ड एरिया है ये आपका निकल आएगा। चलते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है, अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ करें हम तो जो ऊपर जो मेजर पार्ट है उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट और जो स्मॉलर पार्ट है उसे बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। अब चलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल में इस तरीके से अगर होगा तो आप देखिए ये 2 रेडियस हमने ड्रॉ कर ली, तो जो स्मॉलर पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, सेगमेंट नहीं सेक्टर, और जो मेजर पार्ट है उसे मेजर सेक्टर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो होता है इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला भी है एक 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, इसे हम बोलेंगे जो ये लेंथ है इसकी आर्क की इसे एल बोलते हैं और ये आर, तो 1/2 ये बेस इंटू हाइट, तो 1/2 एल इंटू आर, एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। अगर एंगल गिवन होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर हमें लेंथ निकालनी है किसी भी, जैसे ये लेंथ है अगर ये भी नहीं गिवन है और हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो ये होती है एल इजिकल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये वाला ए पी बी मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे निकालेंगे, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दें तो ये वाला एरिया हमारा निकल आएगा, तो यही वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 एरिया ट्राइंगल ओ ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो आप ये याद कर लीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप ये करेंगे तो आपका सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया ये आप जरूर करके जाइएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। एक्सरसाइज 12.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 अगर आप कर जाएंगे तो ये इनफ है, बस इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप मिस मत करना। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 13 कर लेते हैं तो इतना भी काफ़ी रहेगा, आप इनको तो बिल्कुल मत मिस करना। अब चलते हैं डिलीटेड पोर्शन की तरफ। एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको तो आप टच भी मत करना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अब टाइम नहीं बचा है तो डिलीटेड पार्ट की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो डिलीटेड है उसको तो करना ही नहीं है क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये खुद CBSE ने कट करवाया, डिलीट करवाया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें भी आपको 6 मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप ये फॉर्मूला कर लेंगे, लर्न कर लेंगे तो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ शेप्स हैं, शेप से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, आप उनको लर्न कर लेना। क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, जो हमारा रूम है उसकी चारों वॉल्स जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं, उनका एरिया, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम भी बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। अगर हमें पूछ ले जाए कि हमारे रूम में ज़्यादा से ज़्यादा लंबी छड़ रोड कौन सी आ सकती है तो हम उसका फॉर्मूला डायगोनल्स के थ्रू निकालेंगे। डायगोनल होता है इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये आप लर्न कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं क्यूब की तरफ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 3A स्क्वायर। A स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो अंडर 3A। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब के लिए। अब चलते हैं स्फेयर। स्फेयर में देखिए रेडियस गिवन होती है, इसमें सिर्फ रेडियस, हर तरफ रेडियस ही होती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये भी CSA और TSA दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्टेप नंबर 5 है सिलेंडर CSA, इसका होता है, ये अगर रेडियस R है, इसकी हाइट H है, तो इसका CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर H। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर H और एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ सर्किल को ऐड करते हैं, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया बनता है। अगर 2 पाई आर यहाँ से भी कॉमन है, 2 पाई आर यहाँ से भी कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा H और यहाँ से एक R, यानी एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस R। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर H। अब कौन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये अगर ये कौन शेप की होती है, ये रेडियस, इसको हाइट, और ये जो तिरछी वाली हाइट है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसे L से डिनोट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर L, और L का फॉर्मूला, L की वैल्यू होती है अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ये L है, ये 90 डिग्री, ये R और ये H। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखें, पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर L। ये अंडरूट, ये स्क्वायर दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो अंडरूट में चेंज हो जाता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L की वैल्यू हमने पुट कर दी, L की वैल्यू पाई आर अंडरूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर या H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर L। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर L प्लस R। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ध्यान रखिएगा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर H और कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता दिया, L इज इक्वल टू अंडरूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन इसमें भी एग्जाम्पल नंबर 1, 3 एंड 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस तो आप जरूर करना। एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना। एक्सरसाइज 13.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करना। अब चलते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ जो रिलेटेड है हमारी 13.3, 13.4, 13.5, ये तीनों एक्सरसाइज रिलेटेड है। इनका एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छूना है, एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं कि सिंगल शेप से रिलेटेड आपके पेपर में, आपके मैथ्स के पेपर में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, सिंगल शेप से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे उस पर जरा देख लेते हैं। तो देखिए इनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आते हैं, कहा जाएगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, इनमें से कोई एक चीज पूछ ली जाएगी। और क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा। कॉम्बिनेशन क्या होंगे, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर हो सकता है। कौन, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, देखिए ये रहा सिलेंडर, ये है ये सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर, इनके कॉम्बिनेशन से जो बना है ये बन गया कैप्सूल, तो ये बन सकता है। या फिर कॉन प्लस हेमिस्फीयर, कॉन प्लस हेमिस्फीयर ये रहा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सिलेंडर प्लस कॉन, सिलेंडर प्लस कॉन, देखिएगा सिलेंडर प्लस कॉन, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्यूबॉइड प्लस हेमिस्फीयर या क्यूब प्लस हेमिस्फीयर, इनके आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इनको प्लस करके आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारे पेपर में कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनके फॉर्मूले
जो है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही फॉर्मूले लर्न करने होंगे, हमें सेपरेट फॉर्मूले ही हम लर्न रखेंगे और उनसे ही हमें क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। इस टाइप का सिलेंडर होगा, हेमिस्फीयर दोनों साइड भी लगे हो सकते हैं और एक साइड भी। अगर दोनों साइड लगे होंगे तो देखिए फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे। CSA ऑफ कैप्सूल, इसे हम कैप्सूल भी बोल सकते हैं। तो CSA ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करी। अगर तीन हेमिस्फीयर होते तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते। तो देखिए 2 हेमिस्फीयर है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करी और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब देखिए यहाँ से देखिए 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा 2 और एक r, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2πrH प्लस 2r। इस तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H 2 एज इट इज इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। यहाँ से देखिए πr² यहाँ पर भी है और एक πr² यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा ओनली h, यहाँ पर 2 2 जा 4 3 ऐसे ही, और एक क्योंकि r² कॉमन ले लिया तो एक r बचेगा, एक r ये आ गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें ही हम डायरेक्ट h और r की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ, सिलेंडर और कॉन। सिलेंडर और कॉन का फॉर्मूला, सिलेंडर और कॉन की शेप्स जो है इस तरीके से कुछ बनाने को कहेगा और उनसे रिलेटेड वॉल्यूम या CSA या TSA पूछेगा तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। CSA अगर पूछे तो CSA कैसे निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है πRL। πr यहाँ से कॉमन आ जाएगा, πr दोनों जगह तो πr कॉमन, यहाँ से बचेगा 2 और h और यहाँ से बचेगा l, πr 2h प्लस l। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे h और l की। सिलेंडर और कॉन के कॉम्बिनेशन में अगर TSA पूछे तो देखिए TSA कैसे निकालेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, और साथ में क्योंकि ये हमारा एक सर्किल, नीचे से एक सर्किल बचेगा नीचे बेस में, तो इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सर्किल। ध्यान रखिए एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, एरिया ऑफ स्फेयर नहीं, क्योंकि स्फेयर नहीं है ये सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कॉन होता है πRL, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। इसमें देखिए तीनों में क्या क्या कॉमन है, πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी। हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 2 और h, हमने 2 और h लिख लिया, यहाँ से l बचा और यहाँ से r। तो हमारा ये फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया है। तो हम इसमें r, l और h की वैल्यू पुट कर देंगे तो TSA ऑफ द गिवन फिगर निकल आएगा। अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²। अब यहाँ पर देखिए एक बात जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इस सिलेंडर की हाइट h अलग है और इसकी हाइट अलग है, तो हम इसकी हाइट h डैश लेट कर लेंगे, इसकी हाइट हम h डैश लेट कर लेंगे और इसकी h, तो हम देखेंगे यहाँ पर πr²H और यहाँ पर h डैश। तो हमने यहाँ से देखा πr² यहाँ पर भी है, πr² यहाँ पर भी है, πr² कॉमन आ गया, यहाँ से बचा h और यहाँ से 1/3 और ये h डैश। तो हम हाइट का ध्यान रखेंगे, अगर हाइट सेम होंगी तो हम दोनों जगह h और h लिखेंगे, और हाइट अलग अलग होंगी तो एक को h और एक को h डैश लिखेंगे। अब चलते हैं अपने फोर्थ कॉम्बिनेशन की तरफ, कॉन और हेमिस्फीयर। कॉन और हेमिस्फीयर का निकालने के लिए देखिए कॉन और हेमिस्फीयर की जो फिगर होगी वो इस टाइप की होगी। तो कॉन और हेमिस्फीयर का CSA या TSA अगर पूछा जाएगा, CSA भी सेम होगा इसका और TSA भी। तो देखिए कॉन ऑफ CSA ऑफ द गिवन फिगर, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कॉन होता है πRL, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। यहाँ से हम πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा l और यहाँ से बचा r। ये हमारा CSA ऑफ द गिवन फिगर आ गया। अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो इसका तो वॉल्यूम ऑफ द फिगर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन है, एक तो πr² कॉमन है और अपॉन वाला 3, 1/3 πr² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा 2 और एक r। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। इस तरीके से हम सारी ही फिगर्स के, जैसे भी फिगर्स पूछे जाए, जैसे ही फिगर्स के 4 क्वेश्चंस पूछा जाए वैसे ही हम फिगर्स बना लेंगे और उसके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, उनके कॉम्बिनेशन लिखेंगे और उनका फॉर्मूला रेडी करने के बाद तब उनकी वैल्यू पुट करेंगे। इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। बस आप वैल्यू सही रखिएगा और सॉल्यूशन सही कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका तरीका है, इस तरीके से आप इस चैप्टर को निपटा सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। इसमें हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं और ये जो है 3 टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर है, मीन, मॉड
और मीडियन। इसमें या फिर मीन पूछा जाएगा, मॉड पूछा जाएगा या मीडियन। इसमें भी मीन के पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। करने तो तीनों ही हैं, तो देखिए इनके फॉर्मूले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मीन निकालने के 3 मेथड हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज में फॉर्मूले पूछ लेते हैं या फिर क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है। तो देखिए मीन निकालने का मीन को एक्स बार से नोट करते हैं। एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब मॉड निकालने का फॉर्मूला देख लीजिएगा। मॉड इजिकल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। इस फॉर्मूले से हम मॉड निकाल सकते हैं, जहाँ पर वेयर एल इजिकल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, f1 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास होती है वो f0 होती है। और f2 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास होती है वो f2 होती है। h जो है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो साइज है उसे हम h कहते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहाँ पर l जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF मींस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जहां पर h जो है वो है क्लास साइज। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 5 7। लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 8 है इसको आप जरूर करके जाइएगा, जरूर एक बार अच्छे से खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 पर। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर करके जाइएगा। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा, ओनली क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही काफ़ी है। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से करना। एक्सरसाइज 14.4 में कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीटली डिलीटेड है। एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी याद कीजिएगा। 3 मीडियन इजिकल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो रिलेशन है मीडियन, मॉड और मीन में, वो रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा 3 मीडियन इजिकल टू मॉड प्लस 2 मीन, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में। इसमें 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमें 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी पीई, इसका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे पूरे का पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला है। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी देख लीजिए। क्वाइंस को टोस्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 2 या फिर 3 क्वाइंस को टोस्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। कंडीशन नंबर 2, बैग कंटेंट बॉल्स, बैग में जो बॉल्स होती हैं उसमें रैंडमली हमें एक बॉल पिक करने या 2 बॉल पिक करने के लिए पूछा जाएगा और उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाएगी। उसमें वाइट, ब्लू, ग्रीन या रेड या येलो, इनमें से कोई 2 या 3 या 4 टाइप की कलर्स की बॉल होंगी, उनमें से किसी एक कलर की या 2 कलर्स की बॉल को पिक करने कहा जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। कंडीशन नंबर 3, डाइस इज थ्रोन, डाइस जो थ्रो करते हैं हम, रोल डाइस करते हैं, तो उसको जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें 1 और 2, बस ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, बस 1 और 2 डाइस जो रोल की जाएंगी, थ्रो की जाएंगी। तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं प्राइम, ऑड और इवन नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए कही जा सकती है। तो आप इसको अच्छे से कर जाना इस टाइप के क्वेश्चंस को। वेल सफल्ड कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकेंगे, जिसमें 52 कार्ड्स हैं। हम अभी इनके जो टाइप्स कार्ड्स हैं, कार्ड्स में कितने कलर्स होते हैं, कौन कौन सी कार्ड्स होते हैं, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है ये जरा देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो श्योर इवेंट्स है वो होता है पीई, श्योर इवेंट्स मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए वो श्योर इवेंट्स होता है। इंपॉसिबल इवेंट्स कौन सा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी
जीरो आ जाए वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होता है। नेगेशन ऑफ एन इवेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए बार इजिकल टू 1 माइनस पी ए, या फिर पी ए बार ये माइनस पी ए इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस पी ए इजिकल टू 1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन में भी इसको जरूरत पड़ सकती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी आएगी या तो 0 और 1 इनके बीच में ही आएगी। 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और इनके बीच में भी आ सकती है। निगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती। कभी भी 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी में, ना ही 0 से कम आएगा। 0 और 1 के बीच में या फिर 0 और 1। तो देखिए ये कंडीशन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 0 लेस देन इक्वल्स टू पीई लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन याद कर लीजिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब चल लेते हैं कौन से जो क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एग्जाम्पल्स नंबर 3, 9 और 13, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप जरूर करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 2 और बाकी अगर करना चाहें तो 2, 4, 5 और 6 भी कर सकते हैं एक्सरसाइज 15.1 में भी, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है तो पूरे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे ना करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5, 12, 14, 23 और 24, इनमें से भी जो 14, 23 और 24 है ये तीनों ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 95+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक्सरसाइज 15.2 ये डिलीटेड है, इसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हुए। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चन की हमें सोल्यूशंस मिले तो मैं अगली वीडियो सोल्यूशन के साथ ले आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट्स के जैसे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।